नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IDU 99 पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय इतिहास अध्याय 1 को, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर को बहुत ही मज़ेदार तरीके से फिगर व फोटो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी चित्रकार हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोडियो। इन्होंने 4 चित्रों की रचना की थी। इन चित्रों में उन्होंने सपनों का संसार बनाया था और कल्पना की थी। इन चित्रों में उन्होंने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र की भावना का भी उल्लेख किया था। इन्हीं चित्रों में से पहली चित्र ये वाली थी जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। इस चित्र में आपको एक महिला दिख रही होगी। इस महिला को कलाकार ने स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में दिखाया है, जिसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है और दूसरे हाथ में मानव की अधिकार की घोषणा पत्र है। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के हर वर्ग के लोग एक लंबी कतार में आज़ादी की गान करते हुए जा रहे हैं और आगे निरंकुश शासन के अवशेष बिखरे हुए हैं। इस चित्र में कलाकार ने यह कल्पना की है कि कैसे लोग निरंकुश शासन के खिलाफ होकर अपनी आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं, जिनका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहा है। इसको देखकर ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत फरिश्ते इस घटना पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। इस अध्याय में ऐसे कई सारे विषय उठाए जाएंगे जिसकी कल्पना सोडियो ने की है। इसके साथ हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्या क्या बदलाव देखने को मिले, लोगों ने राष्ट्रवाद के लिए कैसे संघर्ष किए, कैसे यूरोप में निरंकुश शासन का अंत हुआ, कैसे राष्ट्रवाद राज्य अस्तित्व में आए। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। 1789 के पहले फ्रांस पर निरंकुश शासन का आधिपत्य था। वहाँ की जनता के पास किसी भी तरह की ताकत नहीं थी। सारी ताकत निरंकुश शासन के पास थी। राजा जैसा बोलता था वैसे ही उन लोगों को करना पड़ता था। वहाँ पर राजतंत्र व्यवस्था थी, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। यही चीज़ चलते आ रहा था। लेकिन 1789 के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद काफ़ी कुछ परिवर्तन आए। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद हुए बदलाव। पहला, निरंकुश शासक से शक्ति अब आम जनता के पास चल गई थी। लोगों ने पुराने ध्वज के स्थान पर नए ध्वज को स्वीकार किया, जिसमें 3 रंग थे, जैसा कि आप लोग फिगर पे देख सकते हो। ये फ्रांस का नया ध्वज था जो अभी भी है। स्टेट जनरल का आम जनता के द्वारा चुनाव हुआ और इसी का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। नई घोषणा पत्र तैयार की गई, शपथ ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुए, जिसमें सभी लोगों के लिए समान कानून था। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया और जितने भी तरह की टैक्स थी उनको समाप्त किया गया। साथ ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की थी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य था कि वे पूरे यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराएगा। इनका कहना था कि जब हम लोग राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त कर लोकतंत्र व्यवस्था ला सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं। इस बात की प्रचार ये लोग पूरे यूरोप में करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लोग अपने अपने घरों में खुशी से रह रहे थे। लेकिन 1799 में एक व्यक्ति आता है जो फ्रांस में लोकतंत्र व्यवस्था को नष्ट कर राजतंत्र व्यवस्था पुनः ला देता है। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्या करते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था को हटाकर पुनः राजतंत्र व्यवस्था को वापस ला देते हैं। नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए थे ताकि स्थिति तर्कसंगत बनी रहे। इन्होंने एक कानून लाया जिसको हम लोग 1804 की नागरिक संहिता बोलते हैं, या इसी को हम लोग नेपोलियन संहिता भी बोलेंगे। 1804 की नागरिक संहिता या इसी को हम लोग नेपोलियन संहिता भी बोलते हैं। इसके अनुसार जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया था।
मतलब वे जो पादरी वर्ग होते थे जिनको विशेष अधिकार प्राप्त थे उनको समाप्त कर दिया गया था। लोग अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं और उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। लोग अब अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं और उसकी संपत्ति किसी भी तरीके से छीनी नहीं जाएगी। सामंती व्यवस्था का अंत किया, किसानों को भूदास और जागीरदारों के शुल्कों से मुक्त किया, संचार व्यवस्था और यातायात व्यवस्था में सुधार किया गया, जिसके कारण व्यापार में काफ़ी सुधार आए। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और उद्योगपति को काफ़ी छूट मिली। राष्ट्र मुद्रा वजन माप को एक समान किया, जिससे पूंजी के आवागमन में सहूलियत हुई। नेपोलियन के इस बर्ताव से पूरा यूरोप खुश था। वो और उसकी सेना जहाँ कहीं भी जाती थी, लोग उनका स्वागत बड़े जोरों शोरों से करते थे। उनको लगता था कि वे पूरे यूरोप से निरंकुश शासन व्यवस्था को समाप्त कर देगा, और ऐसा हो भी रहा था। वह जहाँ भी जा रहा था वहाँ से निरंकुश शासन समाप्त हो रही थी। मगर ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चला। जो लोग नेपोलियन को पसंद करते थे वही लोग उससे नफरत करने लगे, अपना दुश्मन मानने लगे। आखिर ऐसा क्या कारण था जिससे लोग अचानक नेपोलियन से नफरत करने लगे? नेपोलियन से नफरत करने के कारण, पहला, नेपोलियन ने लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी थी। मतलब लोग अपने मन से चुनाव नहीं कर सकते थे, लोग अपने मन का प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे। बाद में इन्होंने टैक्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था और लोगों पर सेंसरशिप लगा दिया था। फ्रेंच सेना में लोगों को जबरन भर्ती कर रहा था, क्योंकि उसे पूरे यूरोप पर अपना अधिकार स्थापित करना था। इसके लिए उसे बहुत सारी सेना की ज़रूरत थी, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में राष्ट्र राज्य देखने को नहीं मिलता था। पहले हम लोग समझते हैं राष्ट्र राज्य होता क्या है। तो किसी देश में रहने वाले में से अधिक लोगों में समान भाषा, समान संस्कृति, समान परंपरा देखने को मिले, इसी स्थिति को हम लोग राष्ट्र राज्य कहते हैं। जैसा कि आज के टाइम जितने भी देश हैं वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे अपना भारत हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ऐसे कई सारे देश हैं जिसमें समान भाषा, समान परंपरा और समान संस्कृति अधिक लोगों में देखने को मिलती है। इसी स्थिति को हम लोग राष्ट्र राज्य कहते हैं। 18वीं सदी के मध्य यूरोप में राष्ट्र राज्य नहीं था। अगर हम 18वीं सदी के मध्य में यूरोप मानचित्र को देखेंगे तो आज के टाइम हमें जैसा मैप दिखता है वैसा नहीं दिखेगा, बल्कि हमें बड़े बड़े साम्राज्य देखने को मिलेगा जिस पर निरंकुश शासन का अधिकार था। उदाहरण के तौर पर हम हैब्सबर्ग साम्राज्य को समझते हैं। हैब्सबर्ग साम्राज्य कई क्षेत्रों और जनसमूहों से मिलकर बना था, जिनमें लोगों की विचार, संस्कृति, परंपरा, भाषा अलग अलग थी। अब आप ही बताओ, ऐसी स्थिति में कभी इनके मन में राष्ट्रवाद की भावना आएगी, जिसमें सबकी समान भाषा हो, समान संस्कृति हो, समान परंपरा हो, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना इनके मन में भी आता है? आइए कैसे समझते हैं। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। यूरोप में रहने वाले खास तौर पर दो वर्ग के लोग रहते थे। पहला कुलीन वर्ग और दूसरा कृषक वर्ग। कुलीन वर्ग सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर ये शक्तिशाली थे। इनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी। ये जायदाद शहरी हवेली के मालिक हुआ करते थे। ये वर्ग वैवाहिक बंधन से आपस में जुड़कर रहते थे। ये फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था फ्रेंच भाषा रईसों की भाषा है, लेकिन ये वर्ग संख्या में काफ़ी कम थे। कृषक वर्ग, ये लोग काफ़ी गरीब थे। इनके पास खुद की ज़मीन नहीं हुआ करती थी। ये लोग कुलीन वर्ग के ज़मीनों में काम करते थे और खेती करते थे। ये वर्ग शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। इनकी जनसंख्या काफ़ी अधिक थी। यूरोप और औद्योगिकरण एवं शहरों का विकास। उस टाइम क्या हुआ था, यूरोप के कुछ हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि के कारण शहरों का विकास बहुत ज़्यादा हो रहा था। इन्हीं सब के बीच एक नए वर्ग का उदय होता है, जिसे हम लोग मध्य वर्ग या वाणिज्य वर्ग कहते हैं। इसे आमतौर पर मिडिल क्लास भी कहते हैं। ये वर्ग ना ही ज़्यादा अमीर और ना ही ज़्यादा गरीब थे।
इस वर्ग में आप लोगों को व्यापारी, उद्योगपति जैसे लोग देखने को मिलेंगे। एक बात नोट कीजिएगा, 19वीं सदी के अंतिम में कुलीन वर्ग के जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था और मध्य वर्गों के लोगों में एकता की भावना का उदय हुआ था। मतलब राष्ट्रवाद की भावना को लेकर उनके बीच एकता की जो भावना थी उनका उदय हुआ था। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? उदारवाद पहले समझते हैं। इसका अर्थ होता है आज़ादी से, जिसमें कानून सभी लोगों के लिए समान हो। आखिर उदारवादी लोग चाहते क्या थे? ये चाहते थे कि निरंकुश शासन का अंत हो, जो सरकार बने आम जनता के साथ हो, पादरी वर्ग के लोगों के विशेष अधिकार को समाप्त किया जाए। उस टाइम क्या था, चर्च के जो फादर होते, जो पादरी होते थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। ये लोग चाहते थे कि उस अधिकार को समाप्त किया जाए। ये लोग पूर्ण रूप से आज़ादी चाहते थे। कानून जो है वो सबके लिए समान हो, एक संविधान बने और इसी संविधान के अंतर्गत वहाँ की सरकार काम करे। इसी के तहत, इसी को लेकर मध्य वर्ग के लोगों में काफ़ी संघर्ष चल रहे थे। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों को मत देने का अधिकार नहीं था। इसके खिलाफ यूरोप के अलग अलग जगहों पर विद्रोह हो रहा था। 1833 में उस दौरान यूरोप में व्यापारिक समस्याएं काफ़ी थी। व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। 11 तरह की 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था और उस टाइम 30 प्रकार की मुद्रा चलती थी। यहाँ पर 30 प्रकार की मुद्रा से मतलब है, जैसे इंडिया में रुपीस है, अमेरिका में डॉलर है, तो इस टाइप के 30 तरह की 30 प्रकार की मुद्रा चलती थी। अलग अलग राज्य में अलग अलग मुद्रा का अलग अलग वैल्यू होता है, तो उस टाइप से 30 प्रकार चल रही थी। सामानों का जो माप था वो अलग अलग, हर जगह अलग अलग मात्रक था। जो यहाँ पे सामान 1 केजी था, यही सामान वहाँ पे 900, कहीं 800, कहीं 700, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग मायने थे, अलग अलग मात्रा थी। जब लोग हेम वर्ग से नीरोम वर्ग व्यापार करने जाते थे तो इसी टाइप की समस्याएं देखने को मिलती थी। इस समस्याओं को देखते हुए 1834 में प्रसा में पहल हुई। मतलब सबसे पहले कौन आगे आया? तो प्रसा वाले आए। इन्होंने क्या किया, एक शुल्क संघ का स्थापना किया, जिसको हम लोग जॉल्वे राइन के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, मतलब इस संघ ने क्या किया था, कर को, टैक्स को समाप्त कर दिया था और 30 प्रकार की जो मुद्रा चलती थी उसे 2 प्रकार में बदल दिया। इस संघ में जर्मन के इलाके के भी लोग शामिल थे। रेलवे जाल को बढ़ाया गया। उस टाइम पनप रही व्यापक राष्ट्रवाद को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने काफ़ी मजबूत बनाया। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। पहले हम लोग समझते हैं रूढ़िवाद का मतलब। ब्रिटेन, प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया में रहने वाले वैसे लोग जो लोकतंत्र व्यवस्था नहीं चाहते थे, वे राजतंत्र व्यवस्था में विश्वास करते हैं, वैसे लोगों को हम लोग रूढ़िवाद कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, नेपोलियन का शासक 1799 से लेकर 1815 तक चला। 1815 में एक युद्ध हुआ। एक तरफ नेपोलियन था और दूसरी तरफ 4 देश थे। कौन कौन? प्रशा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस। इन दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन की क्या होती है? हार होती है। इस युद्ध को हम लोग नेपोलियाई युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध के बाद रूढ़िवादी ने काफ़ी कुछ परिवर्तन किए। आइए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुए। नेपोलियन के हार के बाद हुए बदलाव। पहला, नेपोलियन द्वारा बनाए गए जो कानून थे उनको समाप्त किया गया। लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र व्यवस्था वापस आ गई। उच्च नीच की जो भावना थी वो वापस आ गई। चर्च पुनः शक्तिशाली हो गया। जो पादरी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे वो पावर उनके पास वापस आ गए। और साथ ही एक संधि की गई जिसे हम लोग वियना संधि के नाम से जानते हैं। ये संधि 1815 में हुई थी। इस संधि की जो मेजबानी थी वो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। ठीक है ना। यूरोप में राजतंत्र व्यवस्था वापस आ गई। रूढ़िवादी लोग शक्तिशाली हो गए। 1815 की वियना संधि के तहत पहला, बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस के सीमाओं पर नए राज्य बसाए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार नहीं कर पाए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का हिस्सा दिया गया। रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया
और प्रसा को सैक्सनी का हिस्सा दिया गया। एक बात यहाँ पे नोट कीजिएगा, नेपोलियन द्वारा 39 राज्यों का एक जर्मन संघ बनाया गया था। इस संधि के तहत इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया, इसको जो का तो रहने दिया गया। क्रांतिकारी। इस रूढ़िवादी व्यवस्था आने से बहुत से उदारवादी लोग खुश नहीं थे। रूढ़िवादी लोग के भय के कारण उदारवादी लोग भूमिगत हो गए, मतलब अंडरग्राउंड हो गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए एक गुप्त संगठन चलाया गया। ये लोग नहीं चाहते थे कि राजतंत्र वापस आए, ये लोग पूरी तरह से आज़ादी चाहते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जियुसेप्पे मैत्सनी। इनका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था। ये पहले कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य रह चुके थे। इन्होंने 2 गुप्त संगठन चलाया था, जिसका नाम यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। इस संगठन में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के लोग शामिल थे। इन्हें ही देखते देखते ऐसे बहुत सारे संगठन बनने लगे। एक बात गौर कीजिएगा, मेटरनिक का ये कथन था जियुसेप्पे मैत्सनी के बारे में कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन था। ये बात मेटरनिक ने कहा था किसके बारे में? तो जियुसेप्पे मैत्सनी के बारे में। क्रांतियों का युग 1830 से 1848। 1830 से 1848 के दौरान काफ़ी क्रांति हुए, इसलिए इस युग को हम लोग क्रांतियों का युग कहते हैं। इस युग में आपको मुख्य रूप से 2 क्रांति देखने को मिलेंगे। पहला, फ्रांस में 1830 की जुलाई क्रांति। 1830 में फ्रांस में क्रांति हुआ था जिसे हम लोग जुलाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जुलाई क्रांति। जुलाई क्रांति के बाद बुर्बो वंश का अंत हुआ, जो रूढ़िवादी लोगों के द्वारा बहाल किया गया था। बुर्बो राजवंश का इसका क्या हुआ? अंत हुआ और उसके बदले संवैधानिक राजतंत्र स्थापना हुआ, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया गया। फ्रांस में हुए जुलाई क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ने लगा। इसी को देखते हुए मेटरनिक ने एक बात कही थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब फ्रांस में क्रांति को देखकर यूरोप में क्रांति की लहर दौड़ गई। इस क्रांति के प्रभाव से ब्रसेल्स में क्रांति भड़क गई, जिसके फलस्वरूप ब्रसेल्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हुआ। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, 15वीं सदी के आसपास यूनान ओटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। ओटोमन साम्राज्य का एक छोटा सा यह हिस्सा हुआ करता था और ये भी चाहता था कि हम लोग एक अलग देश बनाएं, लेकिन ये उतने ताकतवर नहीं थे। इसलिए इसकी मदद पश्चिमी यूरोप में रहने वाले कुछ इलाकों के लोगों ने की। साथ ही कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया और इसकी प्रशंसा की। इसलिए 1832 में एक संधि हुई, जिसे हम लोग कुस्तुनतुनिया की संधि बोलते हैं। इस संधि के तहत यूनान क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। दोस्तों, आपको क्या लगता है राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और सीमा का विस्तार करने से हुआ है? तो ऐसा नहीं है। जितना श्रेय हम इन सभी चीज़ों को देंगे, उतना ही श्रेय हम रोमानीवाद को भी देंगे। आप समझते हैं कि रोमानीवाद है क्या? रोमानीवाद वैसा सांस्कृतिक आंदोलन जिसके जरिए लोगों के मन में कविता और लोक कथाएं के जरिए राष्ट्रवाद की भावना पनपने को ही हम लोग रोमानीवाद कहेंगे। ऐसे ही एक जर्मन दार्शनिक थे जो एक रोमानी चिंतक थे, जिनका नाम था योहान गॉटफ्रीड। इनका कहना था किसी भी देश की परंपरा को जानना है तो बड़े बड़े शहरों में जानने को नहीं मिलेगा, बल्कि उस देश के छोटे छोटे गांवों में देखने को मिलेगा। रोमानीवाद को अच्छे से समझने के लिए हम पोलैंड की कहानी को समझेंगे। पोलैंड वियना संधि के तहत रूस के अधीन हो गया था, जैसे हमने पहले पढ़ा। पोलैंड के लोग पोलिश भाषा का उपयोग करते थे, मतलब उनके स्कूलों, चर्च और धार्मिक शिक्षा सभी की सभी पोलिश भाषा में होती थी। पर रूस ने जबरन इन सभी पर रूसी भाषा थोप डाला, जिसके विरुद्ध
1831 में वहाँ काफ़ी विद्रोह होने लगे रूस के खिलाफ। पर जैसा आप लोगों को पता है, रूस उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और आज भी है। वहाँ उठने वाली आवाज़ों को दबा दिया गया। वहाँ के पादरियों को जेल भेज दिया गया। जो लोग रूसी भाषा को इनकार कर रहे थे उसे साइबेरिया मरने के लिए भेज दिया गया। तो यहाँ पर लोगों से उनके भाषा को छीनने के कारण लोगों के मन में एक एकता की भावना जागी। जो ये प्यार या देश के प्रति या अपने भाषा के प्रति था, इसी को हम लोग रोमानीवाद कहेंगे। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1830 के दशक में यूरोप में आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई थी, जिसके कारण बेरोजगार काफ़ी बढ़ रही थी। लोग गांव से शहर की ओर रोजगार के लिए पलायन कर रहे थे। शहर में गरीब बस्तियों की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी। उस टाइम ज़्यादातर उपयोग करने वाली सामान इंग्लैंड से आती थी, क्योंकि ये काफ़ी सस्ते होते थे और मशीनों के द्वारा बनाए जाते थे। इसके कारण क्या हुआ था, जो छोटे छोटे उद्योगपति थे, जो छोटे छोटे शहरी कारखाना थे, उनका व्यापार ठप पड़ने लगा। लेकिन इतना सब होने के कारण कुलीन वर्ग को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसे थे। 1848 में ऐसी ही घटना फ्रांस में देखने को मिला। लोग सड़क पर उतर आए थे, जिसके डर से लुई फिलिप को भागना पड़ा अपना सिंहासन छोड़कर। फिर बाद में नेशनल असेंबली ने यह घोषणा की कि लोकतंत्र व्यवस्था लागू किया जाएगा और इस बार 21 वर्ष के सभी लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। लेकिन दोस्तों, अभी भी महिला को मत देने का अधिकार नहीं मिला है। केवल और केवल सभी पुरुष को देने को मिला है, पर अभी भी महिला को देने का अधिकार नहीं मिला है। ऐसी ही घटना 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदार के खिलाफ विद्रोह किया। ठेकेदार कच्चा माल लेकर उनका दाम बहुत कम देता था। इसके खिलाफ 4 जून दोपहर 2 बजे एक भीड़ ठेकेदार के घर के तरफ पड़ी, जिसके डर से ठेकेदार अपने परिवार के साथ एक गांव में छिपने को गया, पर गांव वालों ने इन्हें पनाह नहीं दी। बाद में ठेकेदार ने आर्मी को बुलाया और उन बुनकरों और उस आर्मी के बीच क्या हुआ, मुठभेड़ हुआ, जिसके तहत 11 बुनकरों की मृत्यु हो गई। यह विद्रोह सफल तो नहीं हुआ, परंतु हर जगह काफ़ी विद्रोह होने लगा। 1848 उदारवादियों की क्रांति। इतने विद्रोह हो रहे थे तो मध्य वर्ग के लोग कैसे शांत बैठ सकते हैं। इन्होंने भी संघर्ष करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे राष्ट्र राज्य संविधान बने, प्रेस की स्वतंत्रता मिले, संसदीय सिद्धांत बनने की मांग की और संगठन बनाने की आज़ादी की मांग की। अब हम जर्मन इलाकों की बात करते हैं। जर्मन के लोग एक असेंबली बनाते हैं, जिसका नाम था सर्व जर्मन नेशनल असेंबली। 18 मई 1848 को लोगों के द्वारा एक चुनाव होता है। इस चुनाव में टोटल 831 प्रतिनिधि को चुना गया। ये 831 प्रतिनिधि एक जगह होते हैं और एक संसद का आयोजन करते हैं। ये आयोजन फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में होता है। बाद में इसी को हम लोग फ्रैंकफर्ट संसद कहने लगे। 831 सदस्य में ये सारे के सारे मध्य वर्ग के लोग थे और इनके द्वारा संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन ये मध्य वर्ग के लोग थे, इसलिए इसने मजदूरों और कारीगरों की मांग पर उतना ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मजदूरों और कारीगर ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इस वजह से मध्य वर्ग के लोग काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगे। फिर अपने बनाए हुए कानून को ये लोग राजा के पास लेकर जाते हैं। बाद में राजा अपनी सेना को बुलाकर इस सभा को भंग करते हैं और उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसे मानने से इनकार करते हैं। दोस्तों, ये जो संसद हुई थी, इस संसद में भी महिलाओं को कुछ खास दर्जा नहीं दिया गया था। इस घटना के बाद निरंकुश शासन को यह अंदाजा हो गया था कि कभी न कभी हमारी शासक समाप्त हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कुछ छूट देना शुरू कर दिया। पहला, इन्होंने हैब्सबर्ग और रूस में दास प्रथा और भूदास प्रथा का अंत किया और हंगरी के लोगों को ज़्यादा छूट दी गई।
जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? अब सवाल उठता है कि मध्य वर्ग के लोग क्या करते हैं। वहाँ से भगाने के बाद मध्य वर्ग के लोग भूस्वामियों से अपनी मदद मांगने जाते हैं। भूस्वामी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं और प्रसा राष्ट्र एकीकरण के आंदोलन को संभालते हैं। प्रसा के प्रमुख मंत्री, जिसका नाम था ओटो वान बिस्मार्क, इन्हीं के नेतृत्व में एक युद्ध होता है। बिस्मार्क और प्रसा के सैनिक और नौकरशाही मिलकर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ एक युद्ध करते हैं। यह युद्ध 7 वर्षों तक चला और इस युद्ध में प्रसा की जीत होती है, मतलब बिस्मार्क की जीत होती है। 18 जनवरी 1871 को जर्मनी देश का एकीकरण हुआ और इसके सम्राट राजा विलियम प्रथम को बनाया गया। इसने जर्मनी की मुद्रा पर ध्यान दिया, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक व्यवस्था पर जोर दिया। इटली। जर्मनी के तरह इटली भी काफ़ी हिस्सों में बटा हुआ था, मतलब इटली अनेक वंशागुणित राज्य तथा बहुराज्य हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बट गया था। केवल एक क्षेत्र सार्डिनिया पिडमांड था जो वास्तविक इटली का था। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैज़िनी जो इटली के एकीकरण के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वह असफल हो गया। इन्होंने इसके लिए यंग इटली गुप्त संगठन भी चलाए थे। अब ये जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांड के राजा विक्टर एमुलियन द्वितीय ने अपने ऊपर ले ली और इसकी जिम्मेदारी अपने मंत्री काउंट काबूर को दे दी। विक्टर एमेनुअल ने अपने मंत्री काउंट काबूर को इटली की एकीकरण की जिम्मेदारी दे दी। 1859 में काउंट काबूर ने फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रियाई बलों को हराया। काउंट काबूर ने ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, जो पेशे से नाविक था, उसके मदद से 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियो राज्यों को स्पेन से जीत लिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण हुआ और विक्टर एमेनुअल को राजा घोषित किया गया। इन सब के दौरान गैरिबाल्डी के नाविक साथी यह समझते थे कि इटली राजा की पत्नी का नाम है और हम लोग उन्हें आज़ाद कराने के लिए युद्ध कर रहे थे। ये उनके मन में यही था, यही चीज़ उनके मन में था और इसलिए उन्होंने यह युद्ध किया। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। बहुत सारे विद्वान यह तर्क देते हैं कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक से नहीं हुआ है, इसमें कोई भी क्रांति का परिणाम नहीं है। 18वीं शताब्दी के पहले ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य था ही नहीं। ब्रिटेन द्वीप समूह में अंग्रेज, स्कॉट, ब्रेसेल्स और आयरिश लोग रहते थे। इन सभी की अपनी अपनी सांस्कृतिक थी और परंपरा थी। मगर 1668 के पहले इंग्लैंड में राजतंत्र तो था, पर बाद में 1688 के बाद सारी ताकत इंग्लैंड संसद के पास होती थी। इंग्लैंड ने अपने आसपास राज्य पर अपना अधिकार जमाने का कोशिश किया और अपनी सीमा बढ़ाने लगी। इसलिए इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ 1707 में एक एक्ट साइन करता है। इस एक्ट के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर एक गठन करते हैं, जिसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। धीरे धीरे इंग्लैंड वालों ने स्कॉटलैंड के लोगों पर अपना दबदबा बनाने लगे। वे लोग अपनी मर्जी से ना ही कपड़े पहनते और ना ही अपनी भाषा बोलते। बहुत सारे लोगों को अपना देश भी छोड़ना पड़ा था। इसी प्रकार आयरलैंड के साथ हुआ। आयरलैंड में मुख्यतः 2 तरह के समूह रहते थे। एक को हम लोग कैथोलिक बोलते हैं, दूसरे को प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। कैथोलिक जो था वो जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा था और इन दोनों समूहों के बीच हमेशा टकराव होते रहता था। इसी बात का फ़ायदा इंग्लैंड ने उठाया और इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट का साथ दिया और बाद में 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। इस प्रकार नए ब्रिटेन का प्रतीक चिन्ह, ब्रिटेन झंडा और राष्ट्रीय भाषा का प्रसार हुआ। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र को महिला के रूप में कल्पना किया। जैसे कि हम लोग भारत को भारत माता के रूप में कल्पना करते हैं,
और मानते हैं कि भारत हमारी माता है। ठीक उसी तरह फ्रांस ने मारियान को कल्पना किया, जर्मनी ने जर्मनिया को कल्पना किया। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में परिवर्तन होने लगे। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि साम्राज्यवाद है क्या। बड़े बड़े साम्राज्य छोटे छोटे इलाकों को अपने में मिलाने लगे और अपनी सीमा बढ़ाने लगे। इसी को हम लोग कहते हैं साम्राज्यवाद। मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने को ही हम लोग कहेंगे साम्राज्यवाद। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र के अंदर ओटोमन साम्राज्य आता था। ओटोमन साम्राज्य के अंदर रोमानिया, यूनान, सर्बिया इत्यादि ऐसे देश आते थे। इन सभी देश अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने लगे। सभी देश एक दूसरे से जलने लगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी भी इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना चाहा। अंततः प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। दोस्तों, यहाँ पे आपका अध्याय एक यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।